हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोगों ने काफ़ी रिएक्शन डिस्कस किया। हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस किया, उसमें हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। उसके बाद हम लोगों ने कोल्स रिएक्शन, रिमर-टिमर रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। उसके बाद हम लोगों ने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ फिनॉल, उसके बाद रिडक्शन ऑफ फिनॉल और एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। इस टाइप की हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन डिस्कस किया था। आज हम लोग जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस वो दिखता कैसे है, मतलब उसकी स्टेट क्या है, मतलब वो सॉलिड में है, लिक्विड में, गैस में है, रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद उसका कलर कैसा है, ऑर्डर एंड स्मेल कैसा है, उसके बाद उसके सॉलिबिलिटी, मतलब वो किन चीज़ों में घुलता है, किन चीज़ों में नहीं घुलता है, वो सब, और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। ये टॉपिक को डिस्कस जब जिस पॉइंट में या जिस कंसेप्ट में डिस्कस करते हैं उसी को उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें फिजिकल स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल स्टेट यानी फिनॉल कैसे है, कैसे दिखता है। तो फिनॉल जो है, फिनॉल्स आर कलरलेस। कलरलेस को आप वाइट भी बोल सकते हैं। फिनॉल्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन, और वो सॉलिड है। फिनॉल्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड। तो ये उसका फिजिकल स्टेट है, मतलब वो सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नेचर का है, और साथ साथ में कलरलेस है। बट लेकिन इसके आगे प्रॉब्लम है, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम इट टर्न्स into light pink. It turns into light pink due to oxidation of phenol. Oxidation of phenol. तो क्या बोल रहा हूँ मैं, मेरा ये कहना है कि फिनॉल जब बनता है, जब प्रोडक्शन होता है उसका, तो फिनॉल जो है वो कलरलेस है, क्रिस्टलाइन भी है। क्रिस्टलाइन से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर उसको लेते हैं और अपन लोग इसको ऐसे रब करते हैं तो वो कैसा लगेगा, वो खुरदरा सा लगेगा। उसके लिए उसको हम लोग क्रिस्टलाइन बोलते हैं। कलरलेस यानी वाइट कलर का, जैसे कि शुगर है, कौन से कलर में रहती है, वाइट रहती है, तो उसको कलरलेस बोलते हैं। तो फिनॉल्स आर कलरलेस, क्रिस्टलाइन, सॉलिड है, बट आफ्टर सम टाइम यानी कुछ देर के बाद, जब वो बना लिया और कुछ देर तक वो सनलाइट में या लाइट में एक्सपोज रहा, इट टर्न्स इनटू लाइट पिंक, वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। क्यों कन्वर्ट होगा? ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। फिनॉल को ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उसके लिए जैसे आप फिनॉल को जनरली देखते हैं तो पिंक कलर दिखता है, क्योंकि जब प्रोडक्शन होने के बाद अपने तक आता है वो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सपोज होता है सनलाइट में, और उसी कारण से उसका कलर जो है वो पिंक कलर में कन्वर्ट होता है। तो दिस इज द फिजिकल स्टेट। सेकंड वन इज इट्स ऑर्डर और स्मेल। उसका स्मेल कैसा है, ऑर्डर या स्मेल कैसा है।
तो phenols have characteristic order या स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर यानी उसका जैसे आप स्मेल लेते हैं तो ऐसा आपको पता चलेगा कि फिनॉल का स्मेल है, तो वो अलग ही स्मेल रहती फिनॉल की। हम लोग स्मेल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो फिनॉल की स्मेल है। तो फिनॉल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर नोन एज, उस को किस टाइप का स्मेल होता है, नोन एज कार्बोलिक ऑर्डर। उसको हम लोग कार्बोलिक ऑर्डर या उसी को ही फिनॉलिक ऑर्डर बोलते हैं। कार्बोलिक ऑर्डर या इसी को फिनॉलिक ऑर्डर बोलते हैं। तो इस तरह से स्मेल के हिसाब से फिनॉल्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर नोन एज कार्बोलिक ऑर्डर और फिनॉलिक ऑर्डर। उसका जो ऑर्डर है वो कार्बोलिक। आप बोलेंगे कार्बोलिक कैसा? आप जब कभी फिनॉल का स्मेल लेके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि अलग ही टाइप का स्मेल होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी वो एक पर्टिकुलर फिनॉल का ही स्मेल है, समझ में आता है। तो उसके लिए उसको कैरेक्टरिस्टिक स्मेल बोलते हैं। और वही कार्बोलिक स्मेल, क्योंकि आपको कार्बोलिक क्यों, क्योंकि फिनॉल को ही हम लोग कार्बोलिक बोलते हैं और उसी कारण से कार्बोलिक ऑर्डर या फिनॉलिक ऑर्डर बोलते हैं। उसके बाद नंबर नेक्स्ट थर्ड, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे कि घुलने की क्षमता। तो सॉल्युबिलिटी जनरली वाटर में चेक करते हैं कि क्या है करके। तो फिनॉल्स आर स्पेरिंगली या इसको आप स्लाइटली भी बोल सकते हैं। फिनॉल्स आर स्पेरिंगली soluble in water. Phenols are sparingly यानी स्लाइटली, बहुत ही कम प्रमाण से जब वो घुलता है तो फिनॉल्स आर स्पेरिंगली soluble in water but readily या फिर इसको आप रेडिली की जगह आप कंप्लीटली भी लिख सकते हैं, बट completely soluble in organic solvent completely soluble in organic solvent like alcohol, ether, एक्सेट्रा। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी के हिसाब से फिनॉल जो है बहुत ही कम प्रमाण से स्लाइटली और स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, बट कंप्लीटली सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन एक्सेट्रा। तो फिनॉल के बारे में ये स्लाइटली या स्पेरिंगली सोल्यूबल क्यों होता है? कुछ लोग तो इसको इनसॉल्युबल भी बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे फिनॉल जो है वो सॉल्युबल होते हैं, थोड़े से सॉल्युबल होते हैं। उसका रीजन ऐसा है कि फिनॉल में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट यानी बेंजीनिंग जो है ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। और सॉल्युबिलिटी कौन डिसाइड करता है? फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। इफ एनी सब्सटेंस फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल then it clearly soluble in water, but solubility depend upon polar groups. In phenol
OH group is polar group, and through this group it form hydrogen bond with water molecule. But this benzene ring is hydrocarbon part and it is hydrophobic in nature. It is insoluble in water. Therefore, because of these bulky groups, यानी ये बेंजीन का पार्ट बड़ा होने के कारण OH छोटा हो गया, घुलने की क्षमता किसी कारण, OH के कारण, और उसी कारण से घुलने की जो क्षमता है किसकी, फिनॉल की, वो कम है। और लेकिन ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो है, जैसे अल्कोहल है, ईथर में ये घुल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे 3 पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने। एक तो स्टेट, उसके बाद हम लोगों ने उसका ऑर्डर या स्मेल, थर्ड पॉइंट डिस्कस किया हम लोगों ने उसकी सॉल्युबिलिटी। नंबर 4th पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है उसका बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल is high, that is 455 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, 182 डिग्री सेल्सियस, मतलब काफ़ी हाई हो गया। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हाई, दैट इज 455 केल्विन, मीन्स 182 केल्विन डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू हट, इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, बढ़ जाता है। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड का और बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ऐसा है, पहले एक काम करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है वो देखते हैं और बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा फिनॉल जो है, फिनॉल में पोलर OH ग्रुप है। फिनॉल में पोलर OH ग्रुप है और उसी कारण से एक फिनॉल दूसरे फिनॉल को हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? जैसे इस फिनॉल में OH है, पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप होने से क्या होगा? पोलर ग्रुप होने से इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्शन डेवलप होगा। इस अट्रैक्शन को हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं और इस अट्रैक्शन को ही हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इधर भी ऐसे, अगर यहाँ कोई मॉलिक्यूल होगा तो उसके साथ अट्रैक्ट होगा, इधर भी ऐसे अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन में दो मॉलिक्यूल बीच में अट्रैक्शन हुआ है, उसके लिए इसको हम लोग इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इंटर मीन्स इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। और क्यों बना हुआ है? क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल में पोलर ग्रुप है। इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के साथ अट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। और उसी कारण से ये सब मॉलिक्यूल जो हैं
स्ट्रांगली आपस में खींचे जाते हैं, आपसली होल्ड होते हैं, आपस में इनमें काफ़ी अट्रैक्शन होता है। और अट्रैक्शन के कारण क्या होता है, मोर अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर टू सेपरेट वन मॉलिक्यूल फ्रॉम अनदर, एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हाई। सच टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड is not developed with water molecule because of what? Because of हाइड्रोफोबिक नेचर ऑफ दिस बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का हाइड्रोफोबिक नेचर होने के कारण वाटर में उस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन कम बनते हैं। और उसी कारण से ये लास्ट पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल इज हाई, दैट इज 455 केल्विन, एंड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने से ये मॉलिक्यूल जो है आपस में अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के कारण इनको हटाने के लिए काफ़ी हीट लगती है, और उसी कारण से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है फिनॉल की। और उसके बाद एक इसमें आपके अभी जो बुक्स आई हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक जनरल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन ये यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ फिनॉल की कंप्लीट हो गई है। इसमें हम लोगों ने ऑर्डर, कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब बातों का हमने डिस्कशन किया। तो लास्ट पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल। उसके बाद ये हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपके बोर्ड के बुक्स में, अभी नए जो लेटेस्ट बुक्स आई उसमें, तो क्वेश्चन देखते हैं जनरल डिस्कशन के लिए, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन ऐसा है, जनरली क्वेश्चन है ऐसा, द सॉल्युबिलिटी ऑफ आर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल इज, ऐसा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, द solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol, the solubility of orthonitrophenol and paranitrophenol is 0.2 gram and 1.7 gram per 100 gram of H2O यानी वाटर रिस्पेक्टिवली। उसका आगे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंस। अब ये कैसा कंसेप्ट है, इसका पहले मीनिंग समझ जाए। क्या बोला है उन्होंने? बोला गया है कि अगर हमने 100 ग्राम यानी 100 ml वाटर लिया, तो इस 100 ml वाटर में अगर हम लोगों ने आर्थोनाइट्रोफिनॉल को डिज़ोल्व करने की कोशिश किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो 0.2 ग्राम होती है। और वही हम लोगों ने पैरानाइट्रोफिनॉल को डिज़ोल्व करने की कोशिश किया तो मतलब नेक्स्ट मतलब वाटर में 100 ml वाटर में तो वो 1.7 ग्राम डिज़ोल्व होता है। तो कौन ज़्यादा डिज़ोल्व होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल ज़्यादा डिज़ोल्व होता है। कितना? 1.7 ग्राम। आर्थोनाइट्रोफिनॉल कम डिज़ोल्व होता है। कितना? 1.2 ग्राम। तो एक ज़्यादा डिज़ोल्व होता है, एक कम डिज़ोल्व होता है। सॉल्युबिलिटी जो है अलग अलग है। तो मैंने पहले ही बोला था कि घुलने की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने पे डिपेंड करती है। कौन कैसे कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ? वाटर यानी सॉल्वेंट के साथ। तो वो सॉल्वेंट्स के साथ जो अच्छे तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, और जो नहीं बना पाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी, घुलने की क्षमता बहुत ही कम हो जाएगी। तो
इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल का क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं और पैरानाइट्रोफिनॉल का क्या प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें देखेंगे कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है, आर्थोनाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर आपको देखेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, अगर यहाँ OH ग्रुप है तो इसकी आर्थो पोजीशन ये होगी, इसकी आर्थो पोजीशन ये होगी, इसमें N2 ग्रुप है, N डबल बॉन्ड वो ग्रुप यहाँ है, N2 ग्रुप है, इस तरह से ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया, ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल हो गया। तो आर्थोनाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, OH ग्रुप पोलर नेचर का है और नाइट्रो ग्रुप भी पोलर नेचर का है। ये दोनों काफ़ी नज़दीक है, उसके लिए इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा और ये अट्रैक्शन को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। तो ये किस टाइप का अट्रैक्शन हो गया, तो ये मॉलिक्यूल के अंदर ही विद इन द मॉलिक्यूल अट्रैक्शन हो गया। कौन सा अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे कौन सा अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन हुआ, तो इसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन आर्थो नाइट्रोफिनॉल, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन आर्थोनाइट्रोफिनॉल। लेकिन अब हम लोग जब पैरानाइट्रोफिनॉल की बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है उसके खुद ही एक ही मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, तो उनको दूसरे मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब दूसरे मॉलिक्यूल यानी वाटर की जरूरत ही नहीं पड़ेंगी, तो वाटर काय के लिए आएंगे यहाँ, और वाटर उसी कारण से वाटर यहाँ आने को देखता नहीं है, क्योंकि आपस में ही जोड़ जंतर कर लेते हैं, और उसी कारण से ये वाटर इसके साथ आने को देखता नहीं है। अगर वाटर नहीं आएगा तो नेचुरली सॉल्युबिलिटी जो है इसकी कम हो जाएगी। लेकिन पैरानाइट्रोफिनॉल में इस टाइप का इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता, उसका रीजन ऐसा है कि जो दो फंक्शन ग्रुप, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, वो अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके लिए वो दोनों नज़दीक नहीं होने के कारण उनमें इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। फिर कैसे होता है देखते हैं अभी क्या होगा। हम लोग पैरानाइट्रोफिनॉल देखते हैं, इसमें ये बेंजीन रिंग होगी और इसको यहाँ OH ग्रुप लगा देते हैं, और इधर जो है कौन सा ग्रुप लगाएंगे, NO2 ग्रुप लगा देंगे। इस तरह से ये NO2 ग्रुप लगा देंगे, या निगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन पे, और इधर आपने देखा होगा इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा इस तरह से। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है। इसमें दो फंक्शन ग्रुप जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके कारण यहाँ का पॉजिटिव चार्ज और यहाँ का नेगेटिव चार्ज इनमें अट्रैक्शन नहीं हो सकता, ये दोनों ग्रुप नज़दीक नहीं आ सकते। उसी कारण से ये मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर के साथ, वाटर यहाँ लिख लेंगे इस तरह से, वाटर एंगुलर वी शेप, वाटर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, और उसी कारण से इस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन वाटर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन ये उसी मॉलिक्यूल में हुआ है, उसके लिए इंट्रामॉलिक्यूलर, वो इन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। इवन आप देखेंगे यहाँ भी आपको समझ में आएगा, जैसे ये है तो यहाँ भी एक वाटर आएगा इस तरह से, OH, यहाँ OH ऐसा आएगा इस तरह से। और आपने देखा होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज,
इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन डेवलप होगा। तो यहाँ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इधर हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, तो यहाँ वाटर, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल, फिर वाटर, फिर कौन आएगा, फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल आएगा, फिर वाटर आएगा। इस तरह से वाटर और पैरा नाइट्रोफिनॉल के बीच में वाटर कौन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और इनके बीच में दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इन पैरानाइट्रोफिनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में बनेगा। अब आप खुद समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने आपको तभी बोला था सॉल्युबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि उस सब्सटेंस ने वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन अच्छी तरह से बना पा रहा है, पैरा नाइट्रोफिनॉल अच्छी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना पा रहा है, और आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। ये आर्थोनाइट्रोफिनॉल और ये कौन, पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थोनाइट्रोफिनॉल में वाटर इंट्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, और पैरा नाइट्रोफिनॉल में वाटर इंट्रोड्यूस हो पा रहा है, और उसके लिए आर्थोनाइट्रोफिनॉल की घुलने की क्षमता जो है, यहाँ वाटर नहीं आ रहा है तो घुलेगा बहुत ही कम, 0.2 ग्राम घुलता है वाटर में, और ये हर मॉलिक्यूल बीच में वाटर आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये डॉटेड लाइन यानी कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण आ रहा है, और उसी कारण से पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है ज़्यादा डिज़ोल्व हो रहा है। 100 ग्राम वाटर में कितना, 1.7 ग्राम डिज़ोल्व हो रहा है। यही इसका मेन रीज़न है। इससे आपको पैटर्न समझ में आएगा कि हर सब्सटेंस में वाटर मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। हाँ, तो देखिए मैं आपको बता ही रहा था, मैंने आपको अभी समझा दिया था कि आर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि वो इंट्रा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। लेकिन पैरा में दो फंक्शन ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, उसके लिए आपस में ज्वाइन नहीं हो सकते, उसके लिए वाटर के साथ ये आराम से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। और उसी कारण से यहाँ में लिखा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। पैरा नाइट्रोफिनॉल फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर के साथ जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन लेता है, बट such type of hydrogen bond with water molecule does not form in आर्थोनाइट्रोफिनॉल। does not form यानी यहाँ जिस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना है वाटर के साथ, इस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्ड आर्थोनाइट्रोफिनॉल नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, बिकॉज इट फॉर्म स्ट्रॉन्ग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वो खुद ही आपस में ही, मतलब उसकी फंक्शन को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। उसके लिए उनको वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती। इसी कारण से हेंस पैरानाइट्रोफिनॉल हैज़ हायर सॉल्युबिलिटी इन वाटर देन आर्थोनाइट्रोफिनॉल, और उसी कारण से इसकी घुलने की क्षमता, किसकी, पैरानाइट्रोफिनॉल की डिजॉल्व होने की, सॉल्युबल होने की क्षमता जो है वो आर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा है। इस तरह से हमारा ये फिनॉल वाला पार्ट ख़त्म हुआ। कल से हम लोग नए लेक्चर में ईथर स्टार्ट करेंगे।